नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। क्या लोकतंत्र की कामयाबी के लिए एक दिन चेहरा दिखाने में कोई बुराई है? और क्या वोटिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं का बुर्का लोकतंत्र पर पर्दा है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि कल यूपी में छठे चरण का मतदान है और इसके पहले बीजेपी ने मांग कर दी है कि पोलिंग बूथ पर बुर्के में आने वाली महिला वोटर्स की जांच हो। इसके लिए पोलिंग बूथ पर महिला पुलिसकर्मी लगाई जाए। बीजेपी ने आशंका जताई है कि वोटिंग के दौरान बुर्के का सहारा लेकर फर्जी वोटिंग हो सकती है। विपक्ष का कहना है कि यह चुनाव को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश है। मुद्दा यह है कि स्वच्छ मतदान के लिए क्या हर वोटर की सही पहचान जरूरी नहीं? किसी भी मजहब को मानने वालों के लिए देश सबसे ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए? और लोकतंत्र की कामयाबी के लिए क्या एक दिन बुर्के के पीछे का चेहरा, वो भी महिला पुलिस अधिकारी को दिखाने में कोई बुराई है? 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि बुर्का पहनी हुई महिला का पहचान पत्र जारी नहीं हो सकता। मिस्र ने पिछले साल आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि बुर्का पहनी हुई महिला को वोटिंग का अधिकार नहीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे इस्लामिक देशों में भी पहचान साबित किए बगैर किसी महिला को वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता। तो क्या भारत में पहचान छुपाकर वोटिंग की छूट होनी चाहिए? ताल ठोक के आज पूछेंगे कि क्या राजनीति के लिए पहचान पर पर्दा डालकर वोटिंग की वकालत सही है? अगर पर्दे में रहेगी पहचान तो फिर देश में कैसे हो पाएगा स्वच्छ मतदान? और बड़ी बात यह है कि अगर आइडेंटिटी कार्ड बनवाने के लिए चेहरा दिखाया जा सकता है तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्यों? और सवाल यह भी है कि बीजेपी को यूपी में 5 चरण के चुनाव बीत जाने के बाद बुर्के की याद क्यों आई? क्या पूर्वांचल में बीजेपी को बुर्के से डर लग रहा है? बुर्के के अंदर में फेक, या कहिए उसको एक बार दो बार एक ही व्यक्ति कई बार जाके वोट डालते हैं और नकली अंगुलियां पकड़ाया है उत्तर प्रदेश में। अगर महिला पुलिस रहती हैं तो वो देखेंगी। संवैधानिक व्यवस्था है और होनी भी चाहिए। चुनाव आयोग को अगर कहा गया तो कोई गलत नहीं है। बहुत सी महिलाएं हैं हमारे समाज की जो बुर्का नहीं भी पहनती हैं, लेकिन घूंघट इतना बड़ा करती हैं कि उसमें भी उनका चेहरा नजर नहीं आता है। लेकिन बीजेपी बुर्का का नाम इसलिए लेती है कि बुर्का मुस्लिम औरतें इस्तेमाल करती हैं। तो यही चरित्र है नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का कि समाज को लड़ा के अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का प्रयास कर। बीजेपी इस सोच को लेकर कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्का को उठवाएं, मुस्लिम महिलाओं पे वो एक तरीके से वही सांप्रदायिकता, जैसा प्रधानमंत्री जी ने ईद बकरीद की बात करी, प्रधानमंत्री जी ने शमशान कब्रिस्तान की बात करी, ऐसे ही आरएसएस के लोग चुनाव तक इस तरीके की बात करते रहेंगे। ये कोई नया चुनाव नहीं हो रहा है। वो हमेशा से वो पहनती थी बुर्का और वो वोट डालती हैं और अभी भी डालेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो सोच है ये इस बात को दर्शाता है कि उनमें कितनी निराशा है, कितनी हताशा है और उनको हार साफ दिखाई दे रही है। अगर काजी, मजिस्ट्रेट या इंतज़ामिया अगर चेहरा देखना चाहें कानूनी पहलू के हिसाब से तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पे आ रहा कि सुरक्षा आज ही बीजेपी की सरकार में दिखाई दे रही है। 67 साल हो गया मुल्क को आज़ाद हुए, तब तो ऐसा कोई कानून आपने नहीं बनाया और आज मोदी सरकार के आने के बाद मुसलमानों की औरतों पर शक किया जाने लगा। वो ख़वातीन के जो अपना वोट डालने के लिए आती हैं और उनकी पहचान के लिए अगर औरत ही पुलिस है तो वो उनको चेक कर सकती है, कोई हरज नहीं है। इसके दरमियान हो सकता है कोई और ख़राब कारी हो, तो लिहाजा इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, लोकतंत्र पर पर्दा है महिलाओं का बुर्का? दूसरा सवाल, जब पर्दे में पहचान कैसे होगा स्वच्छ मतदान? तीसरा सवाल, लोकतंत्र के लिए चेहरा दिखाने में बुराई क्या? चौथा सवाल, पहचान पत्र बनवाएंगे पर वोटिंग में चेहरा नहीं दिखाएंगे। तो आपको बता दें कि आज ताल ठोक के हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ एमएच खान साहब हैं जो समाजवादी पार्टी, माफ कीजिए बहुजन समाज पार्टी के
नेता हैं, बीएसपी का पक्ष रखते हैं, अक्सर आप उनको देखते हैं ताल ठोक के कार्यक्रम में। जूही सिंह हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी की नेता और प्रवक्ता हैं, उनको भी आप अक्सर ताल ठोक में देखते हैं। अमन लेखी आज हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। स्वागत है अमन लेखी, आज बहुत समय के बाद आपका ताल ठोक के कार्यक्रम में। संविधान विशेषज्ञ के तौर पर वो आज इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, अपनी राय रखेंगे। और इस्लामिक स्कॉलर फहीम बेग हमारे साथ होंगे, वो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन से भी जुड़े हुए हैं। कुछ सेकंड के बाद वो इस कार्यक्रम का हिस्सा हो जाएंगे। संबित पात्रा, 5 चरण निकल गए, आप लोगों को कहीं याद नहीं आया कि बुर्का पहन के महिलाएं वोट कर रही हैं। अचानक 5वें चरण के बाद आपको बुर्के से डर क्यों लगने लगा? ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट है कि बुर्के से डर लगा। निष्पक्ष तरीके से चुनाव होना ये डर का विषय नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। और आप अमन जी भी बैठे हुए हैं, वो मेरे बात की तुष्टिकरण करेंगे और अगर मैं गलत हूं तो सही भी कर देंगे कि जो हैंडबुक ऑफ इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस है उसमें ये बखान किया गया है, बुर्का का लिखा नहीं हुआ है, पर्दा नसीन महिलाएं, चाहे वो हिंदू धर्म से हो चाहे मुसलमान धर्म से हो, क्योंकि कई जगह पे हिंदू महिलाएं भी पर्दे में रहती हैं। तो पर्दा नसीन महिलाओं की एग्जामिनेशन किस प्रकार से हो ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, ये इलेक्टोरल सिस्टम में ऑलरेडी है। वो हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, अलग विषय है। इसको किस प्रकार से सुचारू रूप से फॉलो किया जाए, इसलिए चिट्ठी लिख के दिया गया। जहां तक आपका यह कहना कि अभी क्यों याद आया, जब याद आया, अच्छाई के लिए इसमें क्या बुराई है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आप देखिए, हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म छोड़ दीजिए, अगर महिलाओं की बात है, महिलाएं जब एयरपोर्ट से जाती हैं, महिलाएं किसी मॉल के अंदर प्रवेश करती है तो उनका एक अलग अरेंजमेंट होता है, वहां चेकअप होने के पश्चात वो उसमें प्रवेश करती है जैसे पुरुष करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो इलेक्टोरल सिस्टम है ये तो सबसे बड़ा सिस्टम है। मॉल और एयरपोर्ट आज सुरक्षित इसलिए है क्योंकि इलेक्टोरल सिस्टम तगड़ा है हमारा। अगर तगड़े इलेक्टोरल सिस्टम में ये चेकअप नहीं होगा तो और इलेक्टोरल सिस्टम गड़बड़ा जाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, ये मैं पूछना चाहता हूं। इसमें धर्म को जोड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। जूही सिंह, धर्म से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है इस चीज को? सांप्रदायिक क्यों कह रही है आपकी पार्टी से? रोहित जी, इलेक्शन कमीशन ने प्राविधान किए हैं, पहले बीएलओ की पर्ची है, उसके बाद आप अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाते हैं, रजिस्ट्री में एंट्री होती है, फिर आपको वोट का अधिकार करने का अधिकार मिलता है, संवैधानिक अधिकार है। दूसरी बात, महिलाएं अपना घूंघट उठाएं या बुर्खा उठाएं, ये थोड़ा सा निर्णय महिलाओं को भी करने दें। आज इन्होंने एप्लीकेशन दी है, ये धर्म से न जोड़ें, इसको जरूर लोकतंत्र का आधार बनाएं, ये कर सकते हैं। लेकिन एक महिला को ये याद दिलाना, जब वो अपना सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार एक्सरसाइज करने जा रही है कि आप किस धर्म के हैं, तो ये किस ओर इशारा करता है, ये भाजपा बेहतर समझ सकती है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, इस पर हम जरूर सवाल उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन में उन्होंने याचिका दी है, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, लेकिन मेरे ख्याल से ऑलरेडी चुनावी प्रक्रिया में वो पारदर्शिता आ चुकी है कि इस पे बहुत महिलाओं से भाजपा को डरने की जरूरत नहीं है, और पूर्वांचल की महिलाओं से तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वो सोच समझकर अपना मताधिकार का प्रयोग करती हैं और कर रही हैं। इस समय क्यों ये याचिका आई, क्यों इलेक्शन कमीशन में गए, वो बेहतर बता सकते हैं। शायद जैसा है कि पहले इनकी भूल थी, अब इसको सुधारना चाहते हैं, इलेक्शन के बाद सुधार लेते, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस समय इलेक्शन कमीशन इस याचिका पर निर्णय लेने में भी समर्थ होगी, ना उनके पास इतना संख्या दल होगा कि वो भाजपा के अनुसार उसका इस्तेमाल कर सके। साथ ही आज योगी आदित्यनाथ का एक और इससे जोड़कर बयान आया है कि जनसंख्या में असंतुलन आ रहा है जो कि लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। तो सब बयानों को समय समाप्त हो गया आपका, वापस आता हूं। आप जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रही हैं आगे कर लीजिएगा, उस पर दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन आज का विषय यह है कि वोटिंग के दौरान क्या महिलाओं को चेहरा दिखा के वोट डालने की इजाजत मिलनी चाहिए केवल? एमएच खान साहब, अगर एक महिला पुलिस अधिकारी तैनात रहती है जी, या चुनाव अधिकारी तैनात रहती है, जैसे मॉल में चेकिंग की अलग व्यवस्था होती है, वो आई कार्ड से फोटो से तस्वीर मैच करती है, तो इसमें आपत्ति क्या है? आपकी भी तो करती है, मेरी भी तो करती है पुलिस वहां पे तस्वीर मैच। कल को हम भी कहते हैं हम बुर्का डाल के आएंगे फिर? नहीं, महिला पुलिस नहीं, महिला पुलिस अगर वहां पर किसी की जांच करती है तो कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पे है कि एक पार्टी जो कि सांप्रदायिक पार्टी कही जाती है, 4 चरण के चुनाव निकल गए, कभी लव जिहाद, कभी 3 तलाक, कभी जय श्री राम, अभी गोरखपुर में जय श्री राम के नारे लगाए गए, का नाम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के सामने लगाए गए, और कहा गया
कि योगी योगी कहना है, गोरखपुर में रहना तो योगी योगी कहना। अब बताइए, योगी के कहने में अगर हर आदमी नहीं रहेगा तो गोरखपुर में कत्ल हो जाएगा, उसका मार दिया जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि सारे चरण बीतते जा रहे हैं, कोई न कोई शगुफा ये जुमला पार्टी छोड़ती जा रही है। अब 5वां चरण आया है तो बुरखे का याद आ गया इनको। अबे इनको कहीं कोई हार का बिल्कुल इनको मालूम हो चुका है कि मैं बुरी तरह से हार रहा हूं, तो कोई ना कोई सांप्रदायिकता की बात उठा दें, महिलाओं में बात उठा दें, कभी किसी चीज पर बात उठा दें तो हमको वोट मिल जाएगा। इनको वोट नहीं मिलने वाला, ये बुरी तरह से हार रहे हैं। आप देखिए कि काशी में या बनारस में पूरा मंत्रिमंडल गिरा पड़ा है, पूरा हिंदुस्तान गिरा पड़ा है, जैसे लग रहा है कि वर्ल्ड वार होने जा रहा है। अरे सभी लोग चुनाव में जा रहे हैं, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, आप भी काम करिए। आरएसएस, दुर्गा वाहिनी, क्या क्या लगा रखा है, योगी आदित्यनाथ अलू जलूल बोल रहे हैं। तो इसमें ये हार मान चुके हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। महिला पुलिस अगर किसी को जांचती है तो कोई एतराज नहीं है, कोई हर्जा नहीं है, कोई मतलब नहीं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, औरतें भी बुर्का लगाती हैं। अगर महिला पुलिस वहां पे जांच करती है तो कोई एतराज नहीं है, फिर तो बाकी सारा विवाद अपने आप ही खत्म हो जाना चाहिए। इन लोगों को बैकफुट पे आ जाना चाहिए। अगर आप लोग इस बात पे सहमति दे देते हैं, विवाद तो इसी बात से हो रहा है ना कि आपने कहा सांप्रदायिक मांग है, जानबूझ के ध्रुवीकरण करने के लिए की जा रही है। अमन लेखी, जब हम इस बारे में पढ़ रहे थे तो पता लगा कि बुर्के में वोटिंग के खिलाफ मिस्र ने बाकायदे आदेश पारित किया, जहां 90% आबादी मुस्लिम है। 2016 में उन्होंने बुर्का पहने महिलाओं के मतदान पर बैन लगा दिया। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, जो इस्लामिक मुल्क हैं, वहां पर भी आपको बिना चेहरा दिखाए वोट करने का अधिकार नहीं मिलता। तो हिंदुस्तान में यह बात सांप्रदायिक कैसे हो जाती है? नहीं, सांप्रदायिक बिल्कुल नहीं है। वोटिंग एक सेकुलर एक्टिविटी है। ये जो सेकुलर एक्टिविटी है एक स्टैट्यूटरी रिजीम के अंदर होती है। जो ये स्टैट्यूटरी रिजीम है ये मैंडेट करती है, रिक्वायर करती है कि जो प्रोसेस हो, जो प्रक्रिया हो, उसके साथ एकदम साफ तरीके से चले और इम्पर्सनेशन ना हो। क्योंकि इम्पर्सनेशन नहीं हो इस करके वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स बनते हैं। वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड के लिए जो चेहरा लिया जाता है उस पर बुर्का उठेगा। जो मामला उठा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरिम स्टेज पे कोई रिलीफ नहीं दी, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर आप अपना बुर्का नहीं उठाना चाहते तो आप वोटिंग के लिए मत जाइए, पर अगर आप वोटिंग में पार्ट लेना चाहते हैं तो उनके प्रक्रिया, उनके नियमों को आप फॉलो करिए। तो जब वोटिंग के लिए जाएंगे, पुलिस का इस पर रोल नहीं है। पुलिस वहाँ आती है टू असिस्ट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड द पोलिंग ऑफिसर्स। और जैसे संबित पात्रा जी ने बोला, रिजीम इज़ ऑलरेडी इन प्लेस, जिसके अंदर वेरिफिकेशन का प्रोविजन है। और ये वेरिफिकेशन की प्रोविजन इंटेग्रल है पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए। क्योंकि अगर इलेक्टोरल प्रोसेस हमारे को सही तरीके से आगे चलनी है तो उस इलेक्टोरल प्रोसेस पे डिस्टॉर्शंस को अलग करना है। और अगर हमने डिस्टॉर्शंस आइडेंटिफाई करने से दूसरी तरफ देखना है और अपने आंख के ऊपर हमने ही बुर्का लगा देना है कि देखो हम गलतियां नहीं देखेंगे, तो हम इलेक्शन क्यों करें? इसको कम्युनल टिंज क्यों दिया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता। और हमारे को अब एक वेरी इंपॉर्टेंट इंटेग्रल सेकुलर एक्टिविटी जो हमारी कंट्री के अंदर है, इलेक्शन, जो बिल्कुल ढंग से और सही तरीके से इलेक्शन कमीशन रेगुलेट करती है, जिसके अंदर सब पार्टीज का सर 1.5 मिनट की समय सीमा रहती है हमारे कार्यक्रम में। 1.5 मिनट हो गए, इसलिए आपकी आवाज़ बंद हो गई। मैं वापस आऊँगा अगले सवाल में, उस वक्त घड़ी हट जाएगी, तब आप खुल के अपनी बात रख सकेंगे। फ़हीम बेग भी हमारे साथ आ गए हैं, वो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन से जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। फ़हीम बेग साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसी व्यवस्था रहती है जहां पर महिला अधिकारी मौजूद हो, जैसे मॉल में मौजूद रहती हैं, एयरपोर्ट पे मौजूद रहती हैं, वो मिलान करती हैं चेहरे का पहचान पत्र की तस्वीर से, तो इसमें आपत्ति क्या है? सरदारा जी, बहुत इज्जत के साथ, आदर के साथ जनाब, ये पहले से हो रहा है। जब सिक्योरिटी फोर्सेज या कोई एजेंसी हमारी महिलाओं से कहती है कि प्लीज आप आइए, आपको चेक करना है, तो हम आगे से बढ़कर उनका सहयोग करते हैं। मगर ये नेतागिरी क्यों, ये सियासत क्यों, ये बयानबाजी क्यों? भाजपा किस तरीके का चेहरा अपना दिखा रही है इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे यूपी चुनाव में। कभी वो जलाने की बात करते हैं, कभी वो धमकाने की बात करते हैं, कभी वो बेपर्दा करने की बात करते हैं। अरे जो चीजें ऑलरेडी हो रही हैं पिछले 70 सालों से, आप आकर उसमें क्या अजीब सी बात करना चाहते हैं? हमारी महिला जब भी मेट्रो स्टेशन पे जाती है, एयरपोर्ट पे जाती है, ट्रेन में जाती है, या किसी भी ऐसे पैसेज से गुजरती है जहां पे सिक्योरिटी रीजन से उसकी चेकिंग होती है, तो हम खुद से हमने इजाजत दे रखी है। मजहब इस्लाम इसकी इजाजत देता है। मगर आप इसमें सियासत क्यों करना चाहते हैं साहब? आप क्यों बयानबाजी करके दो धर्मों को बांटना चाह रहे हैं? आप क्यों हिंदू मुसलमान का फर्क कर रहे हैं?
क्या आप इसीलिए सियासत में आए हैं कि आपने यही जिम्मा लिया था? आपने सबका साथ सबका विकास, सबके दिल की बात करने की बात कही थी, देश को आगे बढ़ाने की बात कही थी। आप अटके हुए लव जिहाद में, आप लटके हुए कब्रिस्तान में, आप लटके हुए शमशान घाट में, आप लटके हुए जनाजे में, आप लटके हुए पर्दे में। क्या हो रहा है इस देश में? किस तरह की सियासत हो रही है? खुदा इन सब लोगों को तौफीक दे और कुछ अकल दे कि बात करें विकास की, सबको समझाने की, साथ लेने की, मगर बात करें पर्दे की। और मैं सरदाना साहब पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, समय खत्म हो गया सर आपका। आपने काफी कुछ कहा, विकास की बात भी आपने कही, मुंह ढक के विकास चाहते हैं आप, ठीक है, आपकी चॉइस है। समित पात्रा आप हाथ उठा रहे थे, आप बोलिए अपनी बात, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। एमएच खान देखिए, मौलाना साहब ने कहा कि पता नहीं देश में क्या हो रहा है और हम ये बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। ये कोई बयानबाजी कर रहे हैं? आप बताइए, एक चिट्ठी लिख के, मैं बोल लूं साहब, आपका समय इसके बाद आएगा तो बोल लीजिएगा। मैं बोल, समय खत्म हो गया आपका ना, समय खत्म हो गया आपका, बोलिए। एक चिट्ठी लिख के संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन कमीशन के पास गए। 70 साल से ये हो रहा है, जो अभी मौलाना साहब ने कहा ये गलत कहा। सुप्रीम कोर्ट पे इस पे केस भी हुआ था और अभी लेखी साहब ने उस केस के विषय में जिक्र किया कि महिलाएं तैयार भी नहीं थी पर्दा हटाकर फोटो खिंचवाने के लिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की थी। दूसरी बात है कि 3 पोलिंग ऑफिसर होते हैं, लेखी साहब ने सही कहा कि पुलिस का रोल नहीं होता है। 3 पोलिंग जो ऑफिसर होते हैं उनमें से एक महिला होना चाहिए, और ये आप भी जानते हैं कि कई जगहों पर ऐसा नहीं होता। तीनों पोलिंग ऑफिसर पुरुष होते हैं और इसीलिए आवेदन दिया गया कि इसमें इलेक्शन कमीशन संजीदगी के साथ चिंतन करे, ताकि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी ना हो। एक महिला ही उनकी चेकअप करे और महिला उनको मिलान करने के बाद, चेहरा और फोटो मिलान करने के बाद इस विषय को आगे रखे। और बसपा के प्रवक्ता को मैं ये कहना चाहता हूं, आप तो ये कह रहे हैं ये सब कुछ ठीक है, मगर जय श्री राम जो है ये सांप्रदायिक नारे हैं। अरे विषय क्या चल रहा है, आप उसमें जय श्री राम ले आए, और जय श्री राम सांप्रदायिक नारा कैसा हो गया, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। अरे जय श्री राम अगर हिंदुस्तान में नहीं बोलेंगे तो मैं जाके इजिप्ट और पाकिस्तान में जय श्री राम बोलूंगा क्या? ये कोई सांप्रदायिक नारा नहीं है, ये हिंदुस्तान का स्पंदन है। जय श्री राम हिंदुस्तान का स्पंदन है। और तीसरी बात मैं मैडम को कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रजापति जी को पकड़वा दीजिए। ये जो विषय है ये तो लोकतांत्रिक विषय है, गायत्री प्रजापति मिल नहीं रहा है, उस पर ध्यान करिए। बोलिए तो समझ में आए। खान साहब, चुनाव बाद में नहीं बोल पाते हो आप, पकड़वा दीजिए। भूल जाते हो आप। चुनाव बाद भगवान राम को भूल जाते हैं, चुनाव में ही आपको। अरे आप खान कोई बात नहीं, हम मिलके आगे रखेंगे। जय श्री राम बोलिए, किसी को सुनिए ना, लेकिन चुनाव में सुन तो लीजिए, डॉक्टर खान सुन तो लीजिए। अरे आपके सुन तो लीजिए। नहीं सुन रही, गलत बात बोल रही है, ये गलत बात बोल रही है। आप ही तय कर लीजिए क्या सही है क्या गलत है। तो बोला था जय श्री राम सांप्रदायिक है, बैठा सब तस्वीर खिंचाने के लिए, केवल आप ही तय कर देंगे सब गलत सही है। आप जय श्री राम अगर आप लोग हाईजैक कर लेना चाहते हैं चिल्ला के, तो मुझे बताइए। मेरा गला वैसे खराब है, मैं चुप हो जाता हूँ, आप लोग चिल्लाते रहिए, घड़ी चलती रहेगी, 40 मिनट के बाद घड़ी बंद हो जाएगी, सब अपने घर चले जाएंगे। चिल्लाना तो बंद कीजिए, पहले चिल्लाना तो बंद कीजिए। आप दोनों एक साथ चिल्लाए जा रहे हैं, दोनों एक ही बात कर रहे हैं और एक ही सुर में बोल रहे हैं। समझिए बात को, कम से कम और लोग भी बैठे हैं, अपना समय दे रहे हैं, कीमती समय दर्शक दे रहा है, थोड़ा इज्जत तो कीजिए उसकी। तो आराम से बात करिए ना सर, आपका मौका आ रहा है तो बोलिए अपनी बात, कौन रोक रहा है आपको? नहीं, आराम से बात करना। मैं सवाल ही आपके पास लेके आ रहा हूं, आप उससे पहले चिल्लाना शुरू कर चुके हैं। उधर से बेग साहब भी चिल्ला रहे हैं लगातार। एक एक करके बोलिए ना सर, कम से कम रिस्पेक्टेबली बात कीजिए। आपकी बात सुनाई तो दे दर्शकों को, आप क्या कहना चाहते हैं अब बताइए सर। सवाल मेरा बड़ा सीधा है, आपने खुद कहा अगर महिला अधिकारी वहां पे जांच करती है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मामला बीजेपी ने उठाया इसलिए सांप्रदायिक है। ये कैसी दलील हुई? आप उठा दीजिए मामला, आप कह दीजिए कि करना चाहिए ऐसा, सबकी शक्ल देखनी चाहिए। मसला क्यों उठाया गया? ये मसला क्यों उठाया गया? ये कानून के जानकार लोग उठाना चाहिए, आयोग को उठाना चाहिए। ये कौन होते उठाने वाले? क्या मतलब है इसका? सर आप इलेक्ट्रल प्रोसेस जान कोई भी उठा सकता है सर। महिलाओं के लिए नहीं सकता। आप 3 तलाक ले आते हैं, आप 3 तलाक लेके आते हैं सर। 3 तलाक तो चुनाव आयोग नहीं देगा ना। महिलाओं के पक्षधर है सर, 3 तलाक तो चुनाव आयोग नहीं देगा ना खान साहब। नहीं, क्या 3 तलाक तो चुनाव आयोग का मसला नहीं है ना। चुनाव आयोग नहीं देगा तो ये थोड़ी देंगे, ये नहीं देंगे ना। ये महिलाओं बुरखे में सर तो बोल रहे हैं महिलाओं के ऊपर। सर चुनाव आयोग ने तो ये भी कहा खान साहब, बोल रहे हैं चुनाव आयोग ने तो ये भी कहा खान साहब, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, टिकट नहीं बांटा जाएगा। आप तो बाकायदे धर्म जाति गोत्र बता के टिकट का ऐलान करते हैं। फिर यही मैं कह रहा हूं, आप खुद नहीं ठेंगा दिखा रहे चुनाव आयोग को। जी मैं यही कह रहा हूं, जब मैं कहूं तो धार्मिक, मैं यही कह रहा हूं ना रोहित जी सुनिए, मैं यही कह रहा हूं, आपकी बात कह रहा हूं कि जब मैं कहूं तो धार्मिक, और जब बीजेपी कहे तो धार्मिक नहीं।
बीजेपी जय श्री राम को नारा लगाए धार्मिक नहीं, बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट ना दे तो धार्मिक नहीं। खान साहब सुनिए ना, हम कहें तो धार्मिक। खान साहब सुन लीजिए, कितना कमजोर हमको समझ रहे हैं। खान साहब एक चीज सुन लीजिए, कितना कमजोर समझ रहे हैं। खान साहब एक चीज सुन लीजिए, हाँ। एक चीज सुन लीजिए, जय श्री राम का नारा, मुझे लगता है कि जय श्री राम का नारा जिस देश में आप रहते हैं वहां अपने आप में संबोधन होता है सर। हरियाणा चले जाइए, राम राम कहते हैं लोग। उत्तर प्रदेश में कितनी जगह है जहां जयराम जी की कहते हैं लोग। आप उनसे कहेंगे कि अपना संबोधन का तरीका बदल दो, या चुनाव में आप नमाज पढ़ना बंद कर देते क्या? मैं कहां मना, चुनाव में नमाज पढ़ना बंद कर देते क्या कि चुनाव चल रहे हैं इसलिए मुझे धार्मिक नहीं दिखना है, सांप्रदायिक दिखना है? भैया रोहित जी, मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं चुनाव में ही याद आते हैं श्री राम जी, चुनाव के बाद याद नहीं आते हैं। चिंता मत करिए, आज आप डेट दे दीजिए ना, मिलके मंदिर बना देंगे। चलिए अब इस पे बहस ना करें, समय जाया करने की बजाय। जूही सिंह, मेरा सवाल आपसे ये है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। जूही सिंह, मेरा सवाल आपसे ये है, डीएसपी के नेता कह रहे हैं अगर महिला अधिकारी वहां मौजूद रहती है, वो जांच करती है तो कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इसलिए कि बीजेपी ने मामला उठाया। अगर कल को चुनाव आयोग ये कह देता है कि भाई अगर हमने कागज में लिखा हुआ था अब हम इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि कागज में तो लिखा है कि पहचान देखने के बाद ही वोट। रोहित जी, कभी कभी मंशा पे सवाल उठते हैं। कोई ये बात यहाँ नहीं कह रहा है पैनल पे कि ये गलत है या असंवैधानिक है। इस समय ये मामला क्यों उठाया गया जब चुनाव के 2 चरण बचे हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह लगना वाजिब है। और जो खान साहब कह रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक है, लेकिन गोरखपुर के विषय में आप भी क्लियर है कि जहां वो लगाए गए वो मुसलमान बस्ती थी, दुकानें बंद करा दी गई, तो शायद वो उस अखबार का एक हवाला लेकर ये बात रखना चाहते हैं। बाकी संविधान के ज्ञाता हैं, हमारे मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर भी है, कोई नहीं कह रहा है जैसा कि सिक्योरिटी है, लेकिन हम घूंघट उठाएं या हम बुर्का उठाएं उसके लिए एक व्यवस्था इन प्लेस होनी चाहिए। और समय पर ये चुनाव रिफॉर्म जो ऑलरेडी किताब में है, कई जगह जहां पर मुश्किलें आती हैं, शिकायतें होती हैं, मैं गांव में वोटिंग करती हूं, सब बूथों के सब पार्टीज के एजेंट भी वहां रहते हैं, बहुत ही ज्यादा सक्रिय चुनाव प्रक्रिया हो चुकी है, तुरंत ऑब्जेक्शन होता है और तुरंत वहां पर फोर्स ही नहीं चुनाव अधिकारी भी आते हैं, चेकिंग भी होती है। तो ऐसा नहीं है चुनाव आयोग पे ना प्रश्न चिन्ह उठाए जाएं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पारदर्शिता है। जो बदलाव भाजपा आज सक्रिय रूप से सियासी मंच पर कह रही है और इलेक्शन कमीशन को इन्होंने कागज दिया, उसका समय मुझे लगता है आपको भी थोड़ा गलत लगता होगा, और शायद भाजपा भी इसमें बहुत ज्यादा अपना बचाव इसलिए नहीं कर पा रही है। अमन, देखिए आपको लगता है कि टाइमिंग की वजह से एक इंपॉर्टेंट इशू को डिनाई कर दिया जाना चाहिए कि भाई चुनाव चल रहा है, राजनीतिक साजिश है, इसलिए इस वक्त गए हैं, और ये चूक असल में हमारी एजेंसीज की तरफ से है, इसको पहले सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए था। नहीं, किसी भी तरीके से लीगल इशू को पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में एंटैंगल करना लॉन्ग टर्म डैमेज का बात है। अगर इशू सिग्निफिकेंट है और पर्टिनेंट है, जो मुद्दा सामने आया है, तो उससे हम उसकी तरफ हमारे को देखना है, ये नहीं कि हम डर के उसे देखें कि इसकी सांप्रदायिक रिएक्शन क्या होगी। अगर हम सांप्रदायिक रिएक्शन की चिंता करने लगे तो हम एक कम्युनल सोसाइटी हो जाएंगे, और कम्युनल सोसाइटी से हटने के लिए तो हमने लॉ का प्रबंध किया है। और अगर लीगल रिक्वायरमेंट मैंडेट करती है कि आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, तो एनी एक्टिविटी जिससे कि आपको उनकी आइडेंटिटी पता चले, उसको सभी को वेलकम करना चाहिए। हम ये तो नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा बुर्का बैन करो। इनफैक्ट बुर्का इज कंसर्न्ड एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी, आर्टिकल 19 आर्टिकल 25 में ना हो, आर्टिकल 19 में भी है। मैं फ्रांस या यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को जिन्होंने उसे अपहोल्ड किया उससे सब्सक्राइब नहीं करता। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, बुर्का एक हम मल्टीकल्चरल सोसाइटी हैं, हम एक मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, हम सॉलिड बोल हैं। एज फार एज मुस्लिम ब्रदरन आर कंसर्न, उनका पूरा हक है जो करना चाहें, पर इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरत है कि आप बुर्का उठाएं, तो किसी को इस बारे में ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। कम्युनल एक्ट नहीं है, एक सेकुलर एक्ट है जिसकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। हम तैयार हैं सर, लेकिन होता रहा है जनाब, ये होता रहा है। एक चीज है, ये होता रहा है इसमें। फहीम बेग, रोहित जी, एक चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे। फहीम बेग, इस बार पहली बार एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें ये कहा गया कि नकली उंगली मिल रही है बाजार में प्लास्टिक की, तो अब जब वोट देने आए कोई आदमी तो उसकी उंगली भी खींच के चेक कीजिए, असली उंगली पे लगवा रहा है स्याही कि नकली उंगली पे लगवा रहा है। जब हम इस स्थिति तक जा रहे हैं तो महिला अधिकारी को चेहरा दिखाने में आपत्ति क्यों है, और फिर उसमें मंशाएं क्यों लाई जा रही हैं कि भाई इसकी मंशा खराब है इसलिए बात कर रहा है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं है ये। देख, मैं रोहित जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं, ये ऑलरेडी होता रहा है, ये इसको सियासत करा गया। और सुनिए, मैं आज भी कह रहा हूं और अपने देशवासियों से कह रहा हूं कि जब भी कोई महिला अधिकारी इलेक्शन के दरमियान
वोटर रूम में, अगर पोलिंग रूम में उनसे बोलती है, वो दिखाते हैं, दिखाते रहे हैं और अब भी दिखाएंगे। मगर इसको सियासत का चश्मा लगाकर देखना और जबान इस्तेमाल करना, जैसे रमजान और दिवाली की बात करना, ये कहीं ना कहीं बांटने की बात है। और एक बात और कह दूं, जनाब राम इनके कैसे हो गए अकेले? इनके राम तो हमारे भी हैं। हाँ, तो बहुत मैं बढ़िया बात है। हिंदुस्तानी बात तो आपको खान साहब को मेरे समझानी देश के चाहिए ना 100 सर। करोड़ लोग खान साहब उनमें कह रहे हैं, जय श्री आस्था राम का रखते नारा हैं, लगवाते हैं डराने के लिए। उनकी पूजा करते हैं और मैं ऐसे किसी अभी खान साहब आपके सामने ही बोल रहे थे। जब राम का नाम गलत जगह इस्तेमाल किया जाता है, अल्लाह का गलत, सुनिए, जिस तरह IS वाले अल्लाह अकबर कहकर गलत काम करते हैं, वो ठीक उसी प्रकार अल्लाह की बेइज्जती कर रहे हैं, अल्लाह के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को गला काट रहे हैं। इसी प्रकार अगर कोई RSS वाला, अगर कोई भगवा झंडा वाला RSS और IS का समान सोच रहे हैं क्या? ये किसी दूसरे नहीं, ये RSS और IS का एक जैसा है क्या? इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं आप? अपमानित कर रहा है। किसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? IS और RSS एक जैसा है क्या? पहले थोड़ा जान लीजिए, एक बार घूम के आइए वहां से, नहीं आइएगा तब मालूम पड़ेगा RSS और IS कैसा होता है। एक बार जरा भेजिए इनको, यूपी में सीरिया भेजिए, फिर मालूम पड़ जाएगा इनको। और आप कहीं ना कहीं उसी मानसिकता को परोस रहे हैं। चलिए, देश के खुशी की सामने बात है कि मौलाना साहब राम के पूजक हैं, राम के भक्त हैं, इसलिए मैं ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करते हुए कुछ बोलना चाहूंगा मेन विषय पर। उनका पूरा हो जाए पहले, वरना वो जी। अच्छा। मैंने उदाहरण दिया कि जिस तरह IS वाले अल्लाह अकबर कहकर लोगों को काटते हैं, वो गुनाह करते हैं। कह चुके ना, श्री राम का नारा रिपीटिशन पे आ गए ना, दूसरे धर्म के ठीक ऊपर सर, आघात समझ करता आया होता है, फिर ऐसे। तो वो भी उतना गुनहगार है। आपने कह दिया, लेकिन जय श्री राम का नारा लगा के कितने बम फूटते देखे आपने, बाद में बताइएगा। समित पात्रा अपनी बात पूरी कीजिए, वापस इसी मुद्दे पे आइएगा कि आपको अभी क्यों मौका पड़ा 5 चुनाव के चरण बीत जाने के बाद? चुनाव से पहले ले आते आप ये याचिका, ये अर्जी लगा देते मैं आपको बता चुनाव आयोग के पास। व्यक्तिगत रूप से आज से ठीक 3 दिन पहले मैं भी नकवी जी के अगुवाई में इलेक्शन कमीशन गया था। एक याचिका हमने भी दिया था। वो याचिका यह था कि अखिलेश जी की सरकार ने बहुत सारे हजारों की संख्या में लेजिटिमेट वोटर्स को काट दिया है। ये हमारे 5 चरणों में चर्चा हो रही थी, अब हमने महसूस किया तो हमने जाके चिट्ठी परसों दी। तो सच्चाई जब आपके सामने आंख उठा के खड़ी हो जाए, जब आप उससे उसके पास आ जाओ, तब आप उस पर कंप्लेन करो, इसमें कौन सी बुराई है? ये राज्य की सरकार बनाती है, चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग पे राज्य के लोग भी लगे होते हैं ना, जो राज्य के एजेंट्स होते हैं वो भी तो लेके जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वहां के इलेक्शन कमीशन कई बार मिली भगत होती है, तो ये कंप्लेंट किया और चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट भी किया है कि हम वहां पे जांच करेंगे। अरे फिर सबने शुरू कर दिया, सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए पहले इनका जो मेन कंटेंट, ये फिर देखिए, फिर से अरे मन ही में थोड़ा जय श्री राम बोलिए मौलाना साहब, हम लोग को बोलने दीजिए। अभी क्या देर तक जोर दिया राजनीति, अरे इतने देर तक नारियल और मन नहीं आता राम को मौलाना साहब, झगड़िए नहीं। अरे मैं तो सुन रहा था, थोड़ा मन में राम जी को याद करिए प्लीज प्लीज। वो दिवाली होली पर डिबेट हो चुका है। आज बाहुबली, कटप्पा, कपिल शर्मा का शो, क्या शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं राजनीति में? क्या अभी सीरिया गए थे, अभी सीरिया वापस आ गए, क्या हो रहा है? सर क्या हो रहा है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मुद्दे पे आए। मैं मुद्दे पे ये जो सरकार आई है, किस तरह की फबतियां कर रही है लोगों पर, ये किस तरह की सियासत हो रही है? फहीम बेग, हम लोगों को बताते हैं ये इस्लामिक स्कॉलर हैं जो हमारे प्रोग्राम में आए, थोड़ा स्कॉलरली बिहेव तो किया कीजिए। एक एक करके बोलते हैं, सबको समझ में आता है सर, बीच में चिल्लाना शुरू कर देते हैं आप लोग। प्लीज सर, अच्छा लगता है क्या कि टोका टाकी करनी पड़े ऐसे किसी को? संबित बोलिए, देखिए मैं लेके आपके पास आ रहा हूं। जो मेन मैटर ऑफ कंटेंशन है वो यह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कंप्लेन किया, और दूसरी बात है कि अभी क्यों कंप्लेन किया। अरे ये कोई विषय है कि अभी क्यों कंप्लेन किया? अरे अभी कंप्लेन किया, आप तो खुद ही बोल रहे सही कंप्लेन किया। मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूं, आप इतने दिनों से हमारी तरह इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में थे, आपने क्यों नहीं कंप्लेन किया? आपको पता था कि ऐसा हो रहा है। कई बार 3 जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं उनमें महिला होती नहीं है, उसके बावजूद आप ये सब कुछ देख रहे थे, तो आप अपीजमेंट कर रहे थे क्या? आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया? ये हमने अभी क्या, कम से कम किया तो। आप क्यों वोट बैंक की राजनीति में लगे हुए थे, उसका उत्तर दे दीजिए। अमन लेके मुझे एक चीज बताइए, आपको लगता है हमारे सिस्टम में बहुत से ऐसे लूप होल्स हैं जिनका राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं? मसलन कभी किसी राजनीतिक पार्टी ने इससे पहले यह सवाल नहीं उठाया कि बुर्के वाली महिला की आइडेंटिफिकेशन के बाद वोट देने दो, और जिसने आज उठाया उसने भी 5 चरण बीत जाने के बाद उठाया, जब उसको यह तनाव हो गया कि महाराजगंज में 16,000, कुशीनगर में 3 लाख, गोरखपुर में 1.98 लाख, देवरिया में 2.25 लाख, आजमगढ़ में 4.25, मऊ में 2.25 लाख ऐसी मुस्लिम महिला वोटर्स हैं, और कहीं अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमारा उल्टा ना पड़ जाएगा।
नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं और इसका कारण ये है हमारा जो पॉलिटिकल माहौल है। मैं आपकी डिबेट सुन रहा था, चुपचाप सुन रहा था, कैसे डिबेट बोल सकता हूं, क्योंकि इशू यहाँ है पर्दा बुर्का उठाना चाहिए कि नहीं। अब इसके अंदर अब चीजें आ गई जो कोई रिलेशनशिप ही नहीं लगता इस डिबेट से। आईएसआई आ गया, आईएसआई के साथ आरएसएस के कंपैरिजन हो गया, उसके बाद जय श्री राम आ गया। प्रॉब्लम इज जो मेटाफर है हमारा सेकुलर मेटाफर पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर है ही नहीं। हमारे सिंबलिज्म जो है हमारा पूरा रिलीजियस सिंबलिज्म है, हमारी सोच है, हमारी सोच ही कम्युनल है। आप लॉ का क्या करेंगे? अगर आप जो लेजिटिमेट लॉ है उसको कम्युनल ट्विस्ट दे देंगे और उसके अंदर चीजें ढूंढेंगे जिसके अंदर कम्युनल एंगल आ जाए तो लॉ का बचेगा क्या? और एज फार मोटिव इज कंसर्न, लॉ के अंदर ऑलरेडी प्रोविजन है उसका। अगर मैं कोई ग्रीवेंस लेता हूं और ग्रीवेंस के अंदर कोई सब्सटेंस है, मैं किस मोटिव से वो ग्रीवेंस ले रहा हूं, लॉ मोटिव को नहीं देखता, वो ग्रीवेंस को देखता है। आप ये नहीं देख सकते कि भैया ग्रीवेंस सही है पर आपका मोटिव खराब है, इस करके मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि कौन जानता है मोटिव क्या है। और मोटिव जानने के अंदर अगर आप भटक गए तो ग्रीवेंस का क्या करेंगे? सो मोटिव इज इररिलेवेंट। यू हैव टू सी अगर ग्रीवेंस जो है, ग्रीवेंस के अंदर सब्सटेंस है कि नहीं। और ये ग्रीवेंस है एक सेक्युलर ग्रीवेंस है और स्टैट्यूटरी प्रोसेस, और सेक्युलर ग्रीवेंस और स्टैट्यूटरी प्रोसेस, इसके अंदर आप चाहे बोलिए कि लेट नहीं करना चाहिए था, पर उस ये बोलते समय कि लेट नहीं करना चाहिए था, बाकी चीजें ले आए, ये आपका माइंडसेट दिखाता। फहीम बेग साहब, समझ में आया आपको उन्होंने क्या कहा? देखिए, मैं फिर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं इनकी हर बात से इत्तेफाक रखता हूं और यही हम कहना चाहते हैं। और मैं यहां से आपके माध्यम से ऐलान भी कर देता हूं, एक जिम्मेदार शहरी होने और हिंदुस्तानी एक मुसलमान होने के नाते, कि हमारी बहनें जब भी वोट डालने जाएं, उनको अगर कोई महिला सुरक्षा कर्मी या कोई ऑफिसर कहती है बुर्का उठाकर दिखाइए, वोटर आईडी से उनको चेक करती है, तो वो पहले तो करती रही है, मगर प्लीज अभी और करें, क्योंकि आपके ऊपर ये लांछन लगा दिया गया है या आपको इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति के लिए। तो मेरी बहनों से आपके माध्यम से महिला के ऊपर गलत बात मत बताइए। बेग साहब, मैं एक चीज ये बहुत खराब शब्द का प्रयोग खत्म कर रहा हूं, इस तरह से विवाद में न पड़े। बेग साहब, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने क्योंकि ये तो इस सियासत को मैं यही खत्म कर रहा हूं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सियासत को यही खत्म कर रहा हूं और मुझे इजाजत भी दे दीजिए सर, एक चीज मुझे इजाजत भी दे दीजिए। आप मुझे दूसरी जगह जाना है। हाँ, मैं जानता हूं आपको जाना है। मैं फिर भी लास्ट में, क्योंकि आपने अपनी देश की महिलाओं से अपील की है, मैं एक अपील आपसे और करने की गुजारिश कर रहा हूं। उत्तराखंड से जगह जगह शिकायतें आ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मुस्लिम महिलाएं मकान चाहती हैं, वो बुर्का उठा के तस्वीर खिंचाने को तैयार नहीं है। अब बताइए उनको कहां से मकान मिलेगा? तो ये चीजें आप ही लोगों को कन्वे करनी होंगी कि व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए उस व्यवस्था में आना पड़ता है पहले। मैं बता रहा हूं और मैं उनसे कहना चाह रहा हूं जी, मैं आपके माध्यम से यह अपील भी कर रहा हूं, कानून इस्लाम में, शरिया में इजाजत है कि जरूरत के हिसाब से आप तस्वीर खिंचवा सकते हैं। और यहां मुल्क के कानून की बात है, यहां सुरक्षा की बात है, आपकी आइडेंटिटी की बात है, तो आपको पूरी इजाजत है। महिला सुरक्षा कर्मी या महिला अधिकारी के सामने आप अपना नकाब उठाकर फोटो खिंचवा सकते हैं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। मगर ये शिक्षा की वजह और सियासत की वजह से ये चीजें उथल पुथल हुई हैं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आपसे भी गुजारिश करूंगा रोहित जी कि आपका बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है, इसमें ये बातें निकल के आई और हो सकता है कुछ लोगों को गुमराही होगी तो वो मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। और इसमें मैं फिर कह रहा हूं, महिला अधिकारी का होना अनिवार्य है, प्लीज, और मुझे इजाजत दीजिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संबित, आप बोले उसके पहले मैं एमएच खान से एक कमेंट लेना चाहता हूं। एमएच खान, आपको लगता है कि जिस तरीके से अमन लेखी ने बात रखी है उसके बाद ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए और इस बात पे सहमति होनी चाहिए कि ये मसला प्रक्रिया का है, सिस्टम का है, डिबेट में डिबेट जिसको डेवलप करने की जरूरत है, उसको सांप्रदायिक चश्मे से देखना नहीं चाहिए। और भला सबका है इसमें, आपका भी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको कहाँ डिनाई कर रहा हूं, मैं तो मना भी नहीं कर रहा। मैं तो पहले भी जैसे आपने पूछा वैसे ही मैंने कहा इस बात को कि अगर वोट में आइडेंटिटी दिखानी है, अगर उस महिला को किसी महिला को से फोटो मिलाना है तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। कहीं आप हज के लिए जाते हैं तो उसमें भी आपको फोटो दिखाना पड़ता है, आप सुरक्षा दृष्टिकोण से कहीं जा रहे हैं उसमें भी दिखाना पड़ता है। इसमें कहीं इस्लाम मना नहीं करता है, कहीं नहीं मना कर रहा। लेकिन अभी संबित पात्रा जी कह दिया कि हमने एक और आवेदन दिया था जिसमें हमारे लोगों का नाम ही छूट गया था। अरे भाई, संबित पात्रा जी को ज्ञान नहीं है
कि ये चुनाव आयोग ज्ञानी तो आप ही हैं। बनवाता है ज्ञानी और तो आप 10 ही हैं दिन खाली। पहले वो तक बोलने जिन के लोगों लिए का छूट जाता है उनको भी नाम ऐड किया जाता है। अबे ज्ञान तो ले लो भैया, तो उनका नाम भी ऐड किया ना, जाता है। आप रखिए ज्ञान अपने पास, इतना ज्ञान क्या करूंगा सर, आते हैं और हाथी वो तो हूं आप नहीं भर मैं, के जमा नहीं कर पाते हो साधारण और मनुष्य हूं। चुनाव आयोग में जाके बताते हो कि आप वहां पे भैया हमारे नाम बताइए, मैं तो ये नहीं कहूंगा मैं इनको ज्ञान दूंगा, मगर लोकल जो एजेंट्स होते हैं किस प्रकार का इन्फ्लुएंस सरकार का होता है ये भी बताइए। बच्चे खुश रहो, पूरा कर ले, वो पूरा कर ले। बच्चे खुश रहो, बच्चे खुश रहो। खुश रहने का तो हाथी को आशीर्वाद दीजिए, बच्चे का बच्चा देख लेगा। आप अगर नहीं, बच्चे को बच्चा देख लेगा और कमल का तो हवा निकल जाएगी तो पता ही चलेगा। कमल में हवा होती नहीं है सर, तो निकलेगी कहां से बताइए? कमल में हवा होती है क्या? साइकिल में हवा होती है? साइकिल में हवा होती है, कमल में हवा नहीं होती है। अरे हर जान में हर चीज में हवा की जरूरत पड़ती है। अगर कमल खिलना है तो उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। मुझे पूरा मेडिकल साइंस सिखाया, घर आती कुछ बेहतर काम कर लेती, चुनाव प्रचार में शायद 4 वोट एक्स्ट्रा आ जाते अगर बाहर निकल जाते। यहाँ टीवी पे बैठ के दुनिया में जैसे चुनावी रैलियों में मजाक उड़वाते हैं वैसे टीवी डिबेट में उड़वाते हैं। और सवाल ये कि किसी भी चीज को हम उसकी प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से, उसकी जरूरत के लिहाज से, अपनी देश की व्यवस्था के लिहाज से क्यों नहीं देख सकते? हर चीज को धर्म और संप्रदाय के चश्मे से ही हम देखना क्यों चाहते हैं और फिर उसको पंक्चर करने में क्यों लग जाते हैं, ये कहते हुए कि हम तो विकास के पक्ष में। विकास क्या पर्दे में आएगा? सवाल ये कि क्या बीजेपी को पूर्वांचल में बुरके से डर लगा है और लोकतंत्र से पर्दादारी किस बात की है? जब सब सहमति है, खान साहब ने मान लिया, फहीम बेग तो खुद अपने मुंह से अपील करके चले गए जो शुरू में इतना लंबा भाषण दे रहे थे इतने गुस्से में, तो फिर झगड़ा किस बात का है? कोई तो ऐसी चीजें हो जिसको राजनीतिक पार्टियां धर्म के संप्रदाय के चश्मे से ना देखें, लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करें। देखिए रोहित जी, लेखी जी का सुप्रीम कोर्ट में ये कहना बहुत आसान है। सब लोग जानते हैं कि कानून क्या है और उसकी तामील भी हो रही है। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि उसकी तामील नहीं हो रही। थोड़ी महिलाओं के विवेक पर भी छोड़ दें कि हम अपना घूंघट का हटाएं, बुर्का का हटाएं, हम कानून जानते हैं। दूसरी बात ये कि वैसे मैं भाजपा को इसमें बिल्कुल सियासी तरह से नहीं देखना चाहती थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन किया, कमल का फूल लगाकर वोटिंग करने के लिए, उन पर भी इनको खुद ही एक्शन ले देना चाहिए था। जैसे ये वोटर लिस्ट का कहते हैं कि रिवीजन नहीं हो सकता है, ये महिलाओं का मसला है। महिलाएं कानून जानती हैं, वो निर्णय कर लेंगी। किसी भी पार्टी को महिलाओं से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुर्का हो चाहे घूंघट हो, ये हमारा विवेक है, हम निर्णय कर लेंगे। और वहां पर बूथ पर भी सभी लोग महिलाओं को रखते हैं, सब पार्टियां, निरीक्षण परीक्षण हो जाता है, उंगली का भी निरीक्षण परीक्षण हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो वायलेशन है और लोग कर ले रहे हैं। रजिस्टर में नोट होता है, इलेक्शन कमीशन कार्ड देखता है, सभी को पता होता है कि कितने वोट एक बूथ पर पड़ रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, सभी लोग यहाँ जानकार हैं। तो संविधान चल रहा है, अच्छी तरह कानून का हम पालन कर रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट के वकील जी ने जरूर बताया कि हमें पालन करना चाहिए महिलाओं को, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं, पूर्वांचल में स्पेशली कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पूर्वांचल में स्पेशली कर रहे हैं आप। बिल्कुल, अगर उस पर विषय करना हो तो कल कर लें। नहीं तो पिछले 5 चरणों में नहीं किया क्या? पिछले 5 चरणों में नहीं किया क्या? पूर्वांचल में स्पेशली कर रहे हैं जी, उस पर उसमें भी किया। अच्छा, नहीं स्पेशली पे आपका जोर था तो मुझे लगा शायद कुछ खास व्यवस्था होगी मुझे पूर्वांचल अच्छा नहीं के लिए। लगता है कि आप कर रहे हैं जी। अगर ये सुप्रीम कोर्ट, अगर ये चुनाव आयोग के पास गए, आपने भी कुछ मुंडी घुमा दी हो शायद किसी के, हमको लगा। ठीक है, अमन लेखी, लास्ट कमेंट जल्दी से आपसे चाह रहा हूँ, शॉर्ट नहीं में। रोज जी, मैं पूर्वांचल की हूँ, मैं एक मिनट में इसको बस 1 सेकंड लूंगी। मैं पूर्वांचल की हूँ, शायद इसलिए थोड़ा भावुकता से जवाब दे रही हूँ। वैसे 5 चरण में संविधान का पूरा हम लोगों ने कानून का ख्याल रखा है, सभी लोगों ने रखा होगा, मैं केवल अपनी पार्टी को नहीं कहती। अमन लेखी, लास्ट कमेंट आपसे बहुत शॉर्ट में चाह रहा हूँ। अगर सब कुछ इन प्लेस होता सिस्टम, तो फिर हम ये बहस ही क्यों कर रहे होते आज? फिर क्यों एक पार्टी लेके गई होती शिकायत करने, और क्यों 4 पार्टी ये कह रही होती है तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं जी, इसलिए मुसलमानों का पर्दा उठाना चाहते हैं, जबकि पर्दे में हिंदू महिलाएं भी जाती हैं। मैं 2 चीज़ें बोलूँगा। 1, हमारे गवर्नेंस में मोरालिटी और पॉलिटिकल प्रोसेस में प्रोप्राइटी, उसमें थोड़ी कमी है। इस करके जो हमारी असेसमेंट है वो परसेप्शन से सब्स्टिट्यूट हो जाती है। हम असेस नहीं करते, परसीव करते। जैसे भैया सारे बोल रहे हैं क्यों, ये नहीं कि क्या, क्यों की बात हो रही, क्या की बात नहीं हो रही। और अभी एक आपके पार्टिसिपेंट ने बोला कि हम लॉ जानते हैं पर हम डिसाइड करेंगे कि लॉ हम कब इसे फॉलो करेंगे। लॉ ऐसे नहीं चलता।
अगर जो लॉ का मैंडेट है वो ऑब्लिगेटरी होता है, आप चाहें या ना चाहें, आपके डिसीजन के ऊपर निर्भर नहीं होता। रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ अगर है तो उसको फॉलो करना है। तो अगर आप ये बोलना शुरू कर दें कि हम वकालत शब्दों का प्रयोग करें, आप कह सकते हैं, हमने ये बोला भी नहीं, आप एक लॉयर। मैं तो आपकी बातें आपके शब्दों से जान सकता हूँ ना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, पर आप जो बोल रहे हैं, मैं तो जो आप बोल रहे हैं उसी का जवाब दे सकता हूँ। मैं जो आप सोच रहे हैं, जो आप क्या सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, मुझ पर आपने बोला, आपने ये बोला कि आप डिसाइड करेंगे, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ आपके डिसीजन नहीं आए हैं। चलिए समय खत्म हो रहा है जूही जी, और साथ में मैंने बोला कि मैं लॉ ऑफ लैंड जानती हूँ, समय जा रहा है, हम ऑलरेडी समझ में अगर केस लड़ना हो तो वो थोड़ी ऐसा झगड़ा कोर्ट में ज्यादा तहजीब होती है, तरीका होता है जो आप में नहीं है। जूही जी, अमन जी, प्लीज अच्छा ओके, सम्मित 30 सेकंड है मेरे पास। आपको सीख मिल गई कि आप मौके पे चौका लगाने के चक्कर में थे, इसलिए बाकी लोगों ने आपका विरोध किया। अगर आपने पहले किया होता चुनाव से, मुंबई जब महाराष्ट्र में पहले चुनाव हो रहे थे, गुजरात जब इससे पहले दिल्ली में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हुआ, उसके बाद आप ले आते ये चिट्ठी जो आज लेके आए। नहीं, मैं तो बोल रहा अगर चौका ही लगाना था तो हम पहले दिन चौका लगाते, ये लेट में चौका क्यों लगाते अगर हमको फायदा ही हो जाता। मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर यहाँ पांचों पैनलिस्ट सहमत हैं इस बात से कि जो कदम उठाया गया वो बिल्कुल सही उठाया गया। ऐसा होता है, देखिए आज मैं एकदम जान गया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्यों? क्योंकि बिना जाने समझे जब अटैक बाकी लोग आप पे शुरू कर दे तो आप जानिए कि बाकी फ्रस्ट्रेटेड हैं, और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के कारण जैसे इनको मालूम पड़ा भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन गई है, पता नहीं लगाया क्यों गई है। चलो सांप्रदायिक बोलना शुरू कर दिया जाए। मैं नहीं चाहता झगड़ा हो दोबारा। आप सबका धन्यवाद ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। अच्छी बात है आप सब लोग टीवी पे एकजुट हो जाते हैं अगर किसी बात को लेके, तो कल चुनावी रैलियों में इसी बात को लेके एक दूसरे का मखौल बनाते हुए मत दिखिएगा, वरना देश की जनता का भरोसा उठता है। फिलहाल इतना ही।